नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश 2024 चुनावी माहौल में। यहां हम आपके लिए लाए हैं सबसे ताजा और गरम गरम चुनावी विषयों की चर्चा। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे चुनावी रणनीति, राजनीतिक दलों की चुनौतियां और नागरिकों की अपेक्षाएं। तो देखिए चुनावी माहौल से जुड़ी कुछ खास खबरें। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजधानी दिल्ली में सियासी पारा हाई हो चुका है। यहां खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और योजनाओं का फायदा न मिलने अहम मुद्दे हैं। बता दें कि अटल अडवाणी जैसे दिग्गज नेता जहां इस सीट से सांसद रहे, वहीं केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी मौजूदा सांसद है। इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं। चुनाव में हर किसी की निगाहें हाई प्रोफाइल नई दिल्ली सीट पर हैं। यहाँ के वोटर टॉप नेता, जज और मंत्री जैसे लोग हैं। इस सीट में मोती नगर, करोल बाग, कनॉट प्लेस और ग्रेटर कैलाश जैसी हाई प्रोफाइल जगह शामिल हैं। इसके अलावा व्यापारिक केंद्र, लुटियंस दिल्ली और वसंत विहार जैसे पॉश रिहायशी इलाके भी इस सीट का हिस्सा हैं। फिर भी यहाँ के लोगों को खास बुनियादी ढांचे और सरकारी योजनाओं का फायदा न मिलने की शिकायत है। जो सीएम बन जाता है वो दोबारा आता ही नहीं है। एक बार आता है, दोबारा आता ही नहीं। सिर्फ वोट के टाइम पे आता है, उसके बाद कभी कोई नहीं आता इधर देखने के लिए। टॉयलेट इतनी गंदी रहती हैं, लेडीज़ों को इतनी परेशानी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अभी यहाँ पे इलेक्शन हुए थे कैंप के, उसमें भी जो भी है तब भी कोई सुनवाई नहीं हुई है, किसी चीज़ की भी नहीं। पीछे की तरफ पानी नहीं है, लेडीज़ इतना परेशान है। वो लोग आके बोलते हैं कि भाई उधर पानी नहीं है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, किसी की कोई सुनवाई नहीं है। पानी उन लोगों को पाइप से खींच खींच के भरना पड़ता है। इतनी ज़्यादा उन लोगों को प्रॉब्लम है। इस तरफ तो फिर भी थोड़ा बहुत है, लेकिन पीछे तो बिल्कुल भी नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था, घोषणा की थी कि जहाँ जो कि वहाँ मकान के तहत हम लोग आप लोगों को देंगे, तो हम उनसे यही प्रार्थना करेंगे कि हमें भी यहाँ पे भी स्थायी करें। और दिल्ली के अंदर वैसे जो है केजरीवाल जी ने काफ़ी अच्छा काम किया है। अभी महिलाओं के लिए बस फ्री है, कभी कुछ यानी कि बिजली फ्री है, कभी कुछ है। लेकिन अगर देखा जाए तो 200 यूनिट जो बिजली केजरीवाल जी ने फ्री की थी, वो हम लोगों को पूरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। ठीक है। और अभी जो एक घोषणा और की अभी कि पर जो 18 साल से ऊपर जितनी भी महिलाएं हैं, उन लोगों को हज़ार रुपये उनके खाते में डाले जाएंगे। लेकिन क्या गवर्नमेंट ये करेगी? इस सीट से बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज सांसद रहे हैं। फिलहाल ये सीट केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी के पास है। यहाँ के लोगों की शिकायत है कि उनकी समस्याओं पर राजनीति ज्यादा होती है। उन्हें लोकसभा चुनाव में सत्ता में बदलाव की उम्मीद है। हर पार्टी जो है पब्लिक को रुझाने में लगी हुई है। ठीक है, इलेक्शन का टाइम आता है तो हर कोई रेवड़ी बांटने में लगा रहता है। अब केजरीवाल ने भी रेवड़ी बांटने का एक नया स्कीम लगाया है, जो आप लोग भी जानते हो। वो हर घर में कन्या जो है उसको 1000 रुपया दिया जाएगा। अब ये इलेक्शन से पहले ये मामला अचानक आया है सुर्खियों में। अभी 2-4 दिन ऐसा हुआ है। लेकिन अब जो है पब्लिक का रुझान जो है पैसे की तरफ ज़्यादा होता है। चाहे पार्टी कोई भी हो, पब्लिक पहले अपना फ़ायदा देखती है। अब फ़ायदे के चक्कर में पार्टियों का ऐसी तैसी हो जाती है। पिछले 10 साल में दिल्ली में मुझे लगता नहीं कुछ डेवलपमेंट ऐसा मुझे कुछ दिखा नहीं। रोड्स वगैरह वही पुरानी सब ऐसी हैं। इसमें जो जिस प्रकार से होना चाहिए था, दिल्ली जैसी कैपिटल है, उस हिसाब से हमें तो कुछ दिखा नहीं। तो मेरे हिसाब से अगर चेंज रहे, कुछ एक अलग रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे 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 व्यूज़ में। तो एक बार चेंज होना चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। तो कुछ अगर चेंज करके देखना चाहिए कि आगे अगर कुछ और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिले लोगों को, इससे भी बढ़िया बेहतर। कि आप कांग्रेस गठबंधन गंभीर चुनौती दे सकती है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों का नुकसान होगा। और अगर मतदान के पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो निश्चित तौर पे 4 सीटों का भाजपा को नुकसान होगा। उसकी केवल एक वजह नहीं है कि गठबंधन, उसकी दूसरी वजह यह भी है कि लोग बहुत ज़्यादा अब आकर्षण में नहीं हैं भारतीय जनता पार्टी के। क्योंकि पहली दफ़ा शायद मैं अपनी लाइफ में देख रहा हूं कि मार्च का महीना है, आलू का दाम 25 रुपये किलो, जबकि हमेशा 5 रुपये 7 रुपये होली में पापड़ लोग बनाते हैं।
इंडिया गठबंधन ने वरिष्ठ आप नेता और मालवीय नगर से 3 बार के विधायक सोमनाथ भारती को नई दिल्ली सीट से मैदान में उतारा है। उनके सामने दिल्ली बीजेपी की राज्य सचिव बांसुरी स्वराज हैं, जो दिवंगत सुषमा स्वराज की बेटी हैं। 18वीं लोकसभा के चुनाव अप्रैल मई में होने के आसार हैं। बिहार के मगध रीजन का सियासी माहौल चर्चाओं में मशगूल हो चुका है। जनता में लोकसभा चुनाव के मुद्दे पर चर्चा आम है। यहाँ शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे अहम हैं। बता दें कि मगध रीजन में 5 जिले आते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार के मगध रीजन में गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल समेत 5 जिले आते हैं। फिलहाल हम चर्चा करेंगे गया और जहानाबाद की। यहाँ की ज्यादातर वोटर शिक्षा, रोजगार, सिंचाई परियोजनाएं, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे और मेडिकल कॉलेज की मांग कर रहे हैं। गया के वोटर इलाके की बदहाली से दुखी हैं। उनका कहना है कि यहाँ रोजगार के मौके बहुत कम है और उच्च शिक्षा संस्थानों की बेहद कमी है। तो ये मुद्दा केवल और केवल विकास का है और विकास के बारे में केंद्र की क्या नीतियां रही हैं या क्या उनके प्रस्ताव हैं, वोट का आधार किसी के लिए भी, जनता के लिए, बाकी सारे जो मुद्दे हैं वो उससे प्रभावी नहीं होंगे। विकास का मुद्दा होगा और जो बातें, जो भी पार्टी विकास का विषय लेकर के सामने आएगी वोट उसी को मिलेगा। यहाँ पर रोजगार के लिए अगर देखा जाए तो लोगों को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही यहाँ पर लोग तरक्की कर पा रहे हैं। बाकी गवर्नमेंट सेक्टर में यहाँ पर लोगों के लिए कोई ऐसा कुछ स्कोप नहीं है जो वो यहाँ पर कुछ अर्न कर पाए। यहाँ पर लोग पढ़ने के लिए भी बाहर जा रहे हैं, तो इस अकॉर्डिंग गया में भी कुछ ऐसी फैसिलिटीज होनी चाहिए। कॉलेजेस या फिर जो इंस्टीट्यूट है मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए बच्चे बाहर जा रहे हैं तो यहाँ पर वो इंस्टीट्यूट वगैरह होनी चाहिए, या कॉलेजेस वगैरह जैसे एम्स मेडिकल के लिए लोग जा रहे हैं या फिर बीटेक करने जा रहे हैं, एमबीए करने जा रहे हैं। गया को मोक्ष की नगरी कहा जाता है और बोध गया को अहम बौद्ध तीर्थ स्थलों में शुमार किया जाता है। जिले में बड़े कारखाने ना के बराबर है, जिससे लोग रोजी रोटी के लिए दूसरी जगहों पर जाने को मजबूर हैं। कॉरपोरेट सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो हमारे इस पूरे संसदीय क्षेत्र में कोई भी बड़ा उद्योग धंधा ऐसा नहीं है जहां हमारे कंस्टिट्यूएंसी के लोगों को रोजगार मिल सके। नतीजतन पढ़े लिखे युवा भी इस कंस्टिट्यूएंसी से माइग्रेट करते हैं, दूसरे राज्यों या दूसरे देश का सहारा लेते हैं और अपने कला कौशल से वो दूसरे राज्य और दूसरे देश को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारी कंस्टिट्यूएंसी को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में लंबित सिंचाई परियोजनाएं बड़ा मुद्दा है। खेती बाड़ी यहाँ के लोगों की कमाई का बड़ा जरिया है, लेकिन अधूरी परियोजनाओं से लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। बिहार सरकार का प्रोजेक्ट है और हेंगुआ नाला से फल्गु से पानी यदि जमुना नदी में दिया जाए, दरधा को जोड़ा जाए, पुनपुन को जोड़ा जाए, तो हम समझते हैं कि किसान के वाटर लेवल ऊपर होगा और लोगों को माने सिंचाई करने में सुविधा होगा। तो उपज यदि होगा और उपज का यदि सही दाम सरकार दे दे तो किसान कुछ हद तक संपन्नता उसको आएगा। वोटर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी से भी परेशान है। शिक्षा के क्षेत्र में आप देखें तो कहीं भी हम समझते हैं कि मोर देन 80% आबादी के लिए सही शिक्षा व्यवस्था आज भी जिले में नहीं, चाहे वो नीचे की शिक्षा हो या उच्च शिक्षा की बात। तो हमारे लगता है कि यहाँ पे सरकारी स्तर पर भी और जनप्रतिनिधियों के स्तर पर शिक्षा एक गंभीर विषय है, इस पर काम हो, इस पर गंभीरता नहीं दिखाई। सबसे पहली बात है ये हम लोग का जो एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो डिस्ट्रिक्ट का है सदर हॉस्पिटल, इसकी बात की जाए, इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। क्योंकि जिले भर के मरीज यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी सुविधा और बढ़ाने की जरूरत है। बिहार लोकसभा में 40 सांसद भेजता है। 18वीं लोकसभा के चुनाव अप्रैल और मई में होने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव का माहौल धीरे धीरे हाई होता जा रहा है। रायपुर में चुनाव चर्चा तेज हो रही है।
इस बार यहाँ दिग्गजों मुकाबला होने के आसार हैं। इस इलाके के लोग शिक्षा और सेहत की व्यवस्थाओं से काफी खुश हैं, जबकि विकास की धीमी रफ्तार से निराश भी हैं। देखिए इस रिपोर्ट पर। छत्तीसगढ़ के रायपुर रीजन में 2 लोकसभा सीटें लगती हैं। रायपुर और महासमुंद लोकसभा सीट रायपुर रीजन का ही हिस्सा है। इसमें रायपुर, धमतरी, बलौदा बाजार, महासमुंद और गरियाबंद जिले का क्षेत्र लगता है। 10 लाख से अधिक की आबादी वाला रायपुर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र है। इसके बाद भिलाई और दुर्ग बड़े शहर हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी होने के नाते रायपुर में एम्स, IIT, IIM और पंडित रविशंकर शुक्ला जैसे उच्च शिक्षा के संस्थान हैं। रायपुर के ज्यादातर मतदाता क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई और सेहत की व्यवस्थाओं से खुश हैं, लेकिन लोगों का मानना है कि बीते 5 सालों में विकास की धीमी रफ्तार लोकसभा चुनाव में अहम मुद्दा बन सकती है। क्योंकि स्वास्थ्य और एजुकेशन बहुत बड़ा मुद्दा इस लोकसभा में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसकी एक बड़ा पॉपुलेशन जो है वो अर्बन पॉपुलेशन है, और यहाँ जो है एक मेजर इशू जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का लेके है। पिछली सरकार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेके कुछ चीज़ें जो हैं वो नेगेटिव गई थी, क्योंकि एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कम था गवर्नमेंट के लेवल पे, तो उसका एक प्रभाव जो है अभी भी कहीं ना कहीं से आपको इस आने वाले लोकसभा चुनाव में भी दिखेगा। खराब सड़कें और ट्रैफिक जाम लोगों की परेशानी की बड़ी वजह है। 5 से 10 साल पहले तक, मैं पिछले 5 साल पहले की बात करूंगा, 7 साल पहले की बात करूंगा, तो यहाँ से आप बिलासपुर जाने के लिए आपको बहुत तकलीफ से जाना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता इतना खराब था कि वो रास्ते पे जाना आदमी बाई रोड ना जाके बाई ट्रेन सफर करना प्रीफर करता था। वो क्योंकि हमारी मजबूरी थी, अगर किसी को इमरजेंसी में जाना हो तो उस समय वो जा नहीं सकता था। बट आज की डेट में आप रायपुर से बिलासपुर चले जाइए, रायपुर से जगदलपुर चले जाइए, रायपुर से इधर भिलाई, राजनांदगांव, नागपुर तक चले जाइए। लोगों का कहना है कि PM आवास योजना से काफी लोगों को घर मिला है। सर, जो कर रही है सरकार अभी काम वो भी सही है। हम पूरा लाभ जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है सरकार, सभी लोगों को फायदे हो भी रहे हैं। और महिलाओं को धन्यवाद है, प्रधानमंत्री को नमन करती हूँ। और महिलाओं को आगे लाने के लिए जो नई योजनाएं हैं बहुत अच्छा सोचे हैं। जैसे विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ निकाला है प्रधानमंत्री ने, तो इसी योजना के तहत ही यही सब मुद्दे हो सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने बहुत सारी योजनाएं खोली हैं, मुद्रा लोन निकाला है, और यही विश्वकर्मा योजना के प्रति 1 लाख का 2 लाख 3 लाख के प्रति लोन देने का जो बात किया है, उन्हीं सब मुद्दाओं पे हो सकती हैं। महासमुंद इलाके के लोग महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी से परेशान नजर आए। जनता की मांग ये है, जनता हमेशा से कहती आ रही है कि महंगाई है, साथ में बेरोजगारी दर भी बढ़ी हुई है। इसी के मुद्दे को लेकर आगे आम जनता अपना चुनाव में आगे आएंगे, यही मानना है। स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर क्या? स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में मैं एक आम नागरिक होने के नाते कहना चाहूँगा कि अच्छी शिक्षा और सस्ती शिक्षा उपलब्ध मुहैया कराए सरकार। GST को लागू हुए काफी वक्त बीत चुका है, बावजूद इसके छोटे व्यापारियों के लिए ये अभी भी परेशानी खड़ा कर रहा है। उनकी मांग है कि इसको और सरल बनाया जाना चाहिए। कभी जो व्यापारियों को दिक्कत हो रही है GST को मेंटेन करने में, तो GST के नाम से हम पर कई बार उसको बोला गया, मतलब राज्यपाल के नाम से भी ज्ञापन दिया गया, प्रधानमंत्री जी के पास भी अपन भेजे थे, ताकि उसमें अपन जितना सरलीकरण हो सके उसमें, ताकि व्यापारियों को जो काफ़ी मेंटेन करना पड़ता, लिखा पड़ेगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है उनको, और अपन एक वकील को भी रखना पड़े या CA से भी बात करना पड़ता है। तो मैं ये चाह रहा था कि छोटे दुकानदारों को फिर कुछ कम से कम सरलीकरण करके उनको कुछ बेनिफिट दिया जाए, ताकि छोटे दुकानदारों को बिजनेस करने में आसानी हो। राज्य के सबसे अच्छे धान उत्पादक क्षेत्रों में से एक माने जाने वाले धमतरी जिले में लोग किसान भाई सरकारी योजना से खुश हैं। उन्हें ये भी उम्मीद है कि चुनाव से पहले लघु और सीमांत किसानों के लिए और ज्यादा योजनाएं पेश की जाएंगी। राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा किसान की उन्नति के लिए, किसान के हित के लिए बहुत सारा योजनाएं संचालित होता है, लेकिन कई किसान इसका लाभ नहीं ले पाते। किसानों में भी अलग अलग वर्ग होता है।
जैसे कि छोटे किसान, मध्यम किसान और बड़ा किसान होता है। बड़ा किसान तो लाभ ले ही लेता है, लेकिन छोटे किसानों को योजनाओं के लाभ लेने में दिक्कत होती है। तो मैं शासन से एक निवेदन करना चाहूँगा कि छोटे किसान के लिए एक आसानी तरीका से एक स्कीम निकाले जिससे वो बैंक से पैसा निकाल सके। हाल ही में स्थापित बालोद जिले के निवासियों के लिए केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान अहम मुद्दा है। कि यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, उन्होंने केंद्रीय विद्यालय को वहाँ यहाँ पे अटका के रखा हुआ है। केंद्रीय विद्यालय के लिए जगह पर्याप्त है, उच्च शिक्षा को बढ़ावा नहीं देना चाहते। और ये सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा हमारे आगामी सांसद जी के लिए, ताकि उस विषय को लेके उच्च शिक्षा के लिए वो केंद्र से और उनसे स्वीकृति के लिए उनसे निवेदन करें, ताकि यहाँ पे उच्च शिक्षा का निर्माण हो सके और बच्चों को यहाँ पे पूरी सुविधा मिल सके। पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान राज्य लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं से भी आगामी चुनावों पर असर पड़ सकता है। 2019 के चुनाव में रायपुर और महासमुंद दोनों सीटें बीजेपी ने जीती थी। इस बार बीजेपी ने रायपुर सीट से छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री ब्रिज मोहन अग्रवाल को अपना उम्मीदवार घोषित किया है, जबकि कांग्रेस ने पूर्व विधायक विकास उपाध्याय को मैदान में उतारा है। महासमुंद में बीजेपी की जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक रूप कुमारी चौधरी कांग्रेस के ताम्रध्वज साहू के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीट है। पिछले आम चुनावों में बीजेपी को 9 और कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिली थी। यहां रुकते छोटी सी ब्रेक ले जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव को लेकर कर्नाटक का सियासी मिजाज हाई हो चुका है। बेंगलुरु साउथ सीट के समीकरण की बात करें तो इस लोकसभा क्षेत्र के दायरे में 8 विधानसभाएं आती हैं। यहां उच्च मध्यम वर्ग के अच्छी संख्या में वोटर है, जबकि गैर कन्नड़ भाषी वोटर की भी बहुत संख्या है। यहां की जनता को पीएम मोदी से बड़ी उम्मीदें हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। कर्नाटक के बेंगलुरु साउथ लोकसभा सीट में 8 विधानसभा सीट है। गोविंदराजनगर, विजयनगर, चिकपेट, बसवनगुड़ी, पद्मनाभनगर, बीटीएम लेआउट, जयनगर और बोम्मनहल्ली ये जनरल सीट है। This constituency consists of largely upper middle class and well-to-do voters. You also have in this constituency a very large non-Kannada speaking segment, a significant chunk from North India and from other states. So it's a very, very diverse constituency. कई वोटर ने कहा कि वे बीजेपी को वोट देंगे। उनका कहना है कि उन्हें केंद्र में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल से काफी उम्मीदें हैं। As far as the contribution of the MP, I would say 50-50. We as a youth, the expectations were very, very high. Given the legacy of Shri Anand Kumar ji, definitely the expectations were very high. Since he is a first-time MP, I am sure that he will be able to retrospect what he has missed out, and whether he will be able to contribute in a much bigger way going forward. But definitely he is a youth, he has a lot of potential, he has a lot of ideas. Definitely the infrastructure should be the major preference should be given. I think they are giving it, but even more importance to be given, especially on the development of roads and whatever the metro which they are constructing. So those are all very key important things which we need to build our nation. So for that, definitely infrastructure plays a very big role. So definitely we should look forward for that. I think BJP is really focusing on that. India wouldn't have survived if Mr. Modi was not there. And his decisions in COVID and his vaccination program, all this has helped not only India, even the world, if you see. And definitely looks like India has got into another track. The growth looks like it has speeded up drastically.
and we are noticing a lot of changes in India happening right now. लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिहाज से बेंगलुरु साउथ हमेशा से बीजेपी का गढ़ रहा है। That this has generally been a safe seat for the BJP, at least over the last 25 years. I must of course add that Bangalore South seat has often been won by the BJP because of a split in the vote between the Congress and the Janata Dal candidate. On at least 2 or 3 occasions, their victory margin was less than the vote of the third candidate. So, if the Congress and JDS votes were to be combined in some elections, it actually was more than the winning BJP candidates. 2019 के लोकसभा चुनाव में पहली बार उम्मीदवार बने बीजेपी के तेजस्वी सूर्या बेंगलुरु साउथ सीट पर 3,31,192 वोट से जीते। उन्हें 62.14% वोट, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार बीके हरिप्रसाद को 34.04% वोट मिले थे। वोटों के लिहाज से सूर्या को 7,39,229 वोट और कांग्रेस उम्मीदवार को 4,08,037 वोट मिले थे। कुल वैध वोट 11,88,491 थे। वरिष्ठ बीजेपी नेता अनंत कुमार ने 1996 से 2014 तक लगातार 6 बार इस सीट की नुमाइंदगी की थी। फिलहाल 24 के चुनावी माहौल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।